नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो डिबेट है वो उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर के है। चुनाव के पहले बहुत सारे एग्जिट पोल बहुत कुछ दिखा रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने प्रचंड बहुमत से, वो भी 4 राज्यों में बीजेपी अपना जीत हासिल करेगी। ये कहा तो ये भी जा रहा था बंगाल चुनाव के बाद से कि मोदी का जो जादू है वो अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव और उसके साथ 4 राज्यों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि मोदी का जो जलवा है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो बरकरार है। और उसी को लेकर के आज हम यहाँ पे डिबेट करने के बैठे हुए हैं। आज हमारे इस डिबेट में सबसे पहले परिचय करवाना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रखर वक्ता, अपनी बात को बड़े बेबाकी के साथ रखने वाले योगेंद्र पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस डिबेट 4 चांद लगाएंगे आज। दूसरा, हमारे साथ जदयू के निकेश चंद तिवारी जी हैं और गुलाम हैदर साहब हैं। अपनी बात को बड़े अच्छी तरीक़ा से सामने रखते हैं और बाकी लोगों का परिचय हम ये करवा देते हैं। नाम बता दें। संतोष सिंह जदयू, जनता दल यूनाइटेड में जदयू से हैं। और 2 चेहरा और है इधर, इन लोगों से भी बातचीत होगी। सर बता दें नाम अपना। मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, हाँ, जदयू जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ। और आप बता। मेरा नाम रंजीत कुमार यादव, जिला सचिव जनता दल यूनाइटेड सिवान। चलिए, सबका स्वागत है इस डिबेट में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे योगेंद्र सिंह हैं उनसे बातचीत करेंगे कि सर, जिस तरीके प्रचंड बहुमत, हमें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि 4 राज्यों में इस तरीके से जनता भर भर के वोट आपको दे देगी। पहले तो मैं कैलाश जी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समय अपने साथियों के साथ आपने एक कार्यक्रम रखा है। आपने हमसे प्रश्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में जो चुनाव था, जिसमें बहुमत के साथ 4 राज्यों में भारी बहुमत से, भारी संख्या में, भारी वोटों से वहां के जनता, जनार्दन, गरीब, मजदूर सभी लोगों ने वोट किया। क्यों, क्या कारण था? सारे एटीएम वाले, पत्रकार वाले सब लोग कहा करते थे अपने पेपर में, पत्रिका में, इतनी संख्या आएगी, इतनी संख्या आएगी। लेकिन रिजल्ट के बाद ये चौंकाने वाला रिजल्ट आया, भारी बहुमत से। क्यों, क्या कारण था? हमने कम समय दिया था, वहां नोएडा में गए थे, जनता से हमने हूबहू घूमते थे, आम मीटिंग नहीं करते थे। लेकिन यह देखने से लगा कि ऐसा हम तो पूरे भारतवर्ष में चुनाव में हम जाया करते थे, हमारी पार्टी भेजा करती है हर राज्यों में। लेकिन इस बार वहां जाने के बाद हम भी चौंकाना हो गया। हम जब गरीब यहाँ जाते थे, वो माँ बहने यहाँ जाते थे, मजदूर यहाँ जाते थे, बेप्यारी यहाँ जाते थे, और एक मोची वाले थे हरि किशोर राम, हम उनके पास गए, कहे कि भैया थोड़ा हमारा पॉलिश कर दो। ऐसे थोड़ा बात करने के लिए पॉलिश करने लगता, जूता था नहीं। कहा कि बता भाई अपन नाम का पड़ी? तो हरे किशोर राम हमार नाम पड़ी। ए बबुआ, अरे कि ये बाबा उजा की स्थिति का बा, ये कौन दल जीती जैसे? तो ये बबुआ, ये जैसे कमल के फूल जीती, ऐसे कि उहे हमारी के भारतीय जनता पार्टी गेहूं, चावल, दाल, सलाई, गैस, मकान और शांति व्यवस्था सबसे परिपूर्ण बात है कि बबुआ इतना शांति ये राज में बा। पहले अखिलेश जी के राज रहे, डोरे कोई ना जाओ, बेटी बहन कोई ना जाओ। ये शब्द उन्हीं से हम
उसी नाक से आंसू आ गया उस गरीब को देखने के बाद, मूची वाले भाई को देखने के बाद। अब जहां जाते थे तो हमको 100 में 80 लोग यही मिलते थे। हम भी घबरा गए, ये क्या होगा। चलिए ये इस डिबेट को हम आगे ले चलते हैं कि 100 में 80 लोग इस तरह से अगर मिलते थे कि कहीं गुंडा राज ना आ जाए, योगिंदर जी यही कहना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या निकेश जी से ये हमारा सवाल होगा, जदयू के प्रवक्ता हैं और प्रदेश के मंत्री, राज्य परिषद के मंत्री भी हैं। निकेश जी, आपको क्या लगता है कि अब जिन समस्याओं पे चुनाव होते थे, महंगाई, बेरोजगारी, अब इसका कोई मायने नहीं रहा इस चुनाव के लेकर के? निश्चित तौर पे आजकल राजनीति का प्रारूप बदल गया है और चुनाव में पहले होता क्या था कि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी। आजकल समाज में जाति पाति धर्म संप्रदाय की बातें हो रही हैं और लेकिन ये सारे मिथक तो वहाँ टूट गए। चाहे वो MOI समीकरण को लेकर के अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया थे, कहा जा रहा था कि यादव और मुस्लिम वोट ये तो उनका वोट बैंक है और बाकी दलित पिछड़े ये सब आ जाएंगे तो तस्वीर बहुत कुछ दूसरी तरह की होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या ये सब मिथक जो था जात पात का, ये अब टूट गया? बिल्कुल, मैं इसी बिंदु पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आजकल राजनीति का प्रारूप बदल गया है और चुनाव में एजेंडे कुछ और होते हैं, लेकिन ये सब राजनीतिक दल करती हैं। जी। लेकिन जो हमारे भारत की और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, आम जनता उसको और खूबसूरत बनाता है, वे इन सब लोक लुभावनी बातों पे नहीं जाता है। और इसी का परिणाम हुआ उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी अपार बहुमत के साथ जन समर्थन उनको मिला और पुनर्वापसी हुई सत्ता में, क्योंकि वहाँ के लोगों ने देखा कि एक सशक्त नेता के तौर पे, एक सशक्त शासक के तौर पे योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में काम किया। इसलिए उन्होंने पुनः योगी जी को अपना अपार समर्थन दिया और उस गद्दी पे बैठाने का काम किया। क्योंकि बीजेपी, कुछ लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, कुछ लोग, कुछ हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो और प्रतिपक्ष के लोग थे, मैंने कहा कि जाति पाति धर्म संप्रदाय की बात करने वाले, निश्चित तौर पे बीजेपी वहाँ निचले तबके के लोगों को जो हमेशा दबे कुचले रहे हैं या कहीं ना कहीं उन पे शासन का दबाव रहता है या अपराधियों का, जो कुछ भी कह लें, भ्रष्टाचार का, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए बीजेपी ने बेहतर वहाँ विकल्प दिया और बीजेपी इसको भुनाने में, इसको बेहतर ढंग से लोगों में प्रचारित करने में सफल हुई, जिसके चलते बीजेपी अपार जन समर्थन के साथ वहाँ पुनः सत्ता में आई है। आपको क्या लगता है सर, गुलाम हैदर साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये बेरोजगारी को लेकर के जो चाहे वो फिर गरीबी को लेकर के या फिर आपको बता सत्ता, ये अब ये सब कोई समस्या नहीं रहा? अब इसको लेकर के महंगाई को लेकर के अब कोई नेता सड़क पे नहीं उतरेगा क्योंकि महंगाई तो अब अच्छी लगती है? सवाल ये है कि सबसे पहले जनता चाहती है कि चैन सुकून मिले, हमको विकास हो, हमारा जो है वो समाज में वक़ार रहे, इज्जत रहे। तो ये सारी चीज़ मिली और इन चीज़ों के मिलने के बिना पर बीजेपी जो है, आप अपनी आवाज़ उठाते हैं कि भाई ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है तो ये सिख है तो ईसाई है तो हम बैकवर्ड हैं तो फॉरवर्ड है, ये आप करते चले आ रहे हैं और इसको कितना दिन भुनाइएगा? ये एक मुद्दत से आप भुनाते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश जी गए, लेकिन उनके राज्य में देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है बेकसूर मारे गए, बहुत सारे महिलाएं जो है वो बेवा हो गए, जिसकी वजह से चुनाव के दरमियान जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस समय तो बहुत कुछ कब्रिस्तान, पाकिस्तान, फिर वो टोपी, हिजाब, क्या क्या सब कुछ आया था, हिंदू मुसलमान। क्या ये सब अब जो चुनावी स्टंट है, इसका अब कोई मतलब नहीं है? मतलब ये है कि जनता ने फैसला करती है, जनता ने फैसला किया है। आप ना बोल रहे हैं कि मैंने कोई नेता बोल दिया, बीजेपी का कोई नेता बोल दिया कि इनको निकाल दो, इनको रख लो, ये करो वो करो। एक नेता कोई बोल सकता है, समूह तो नहीं बोलेगा, पूरी आवाम तो नहीं बोलेगी। हिंदुस्तान की आवाम गंगा जमनी तहजीब को कल भी पसंद की थी, आज भी पसंद करती है, कल भी पसंद करती थी और इसी वजह से
आज जो है वो इनके भी नेता बहुत बड़े बोलपन छोटे छोटे नेता बोल देते हैं, उसका कोई ख्याल जनता नहीं करके, और कहा कि एक बार हमने देखा, दूसरी बार भी हम जो है योगी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए, योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और उसका जीता जागता प्रमाण सब मिला हुआ है। हमारे साथ इस डिबेट में थोड़ी देर से लोजपा के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, सूरज जी। सूरज जी, आपको क्या लगता है कि अब महंगाई, बेरोजगारी, जो आम आदमी जिससे त्रस्त है, अब ये मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है किसी चुनाव में? जी, महंगाई का मुद्दा तो शुरू से ही मायने रखता है, गरीबों के लिए तो खास करके मायने रखता है। लेकिन अभी जहाँ तक महंगाई का सवाल है, ये तो पूरी दुनिया में जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई थी, उसके चलते भी कुछ महंगाई हुआ है। अभी तो दो देश के बीच में जो वो वार चल रहा है। नहीं, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं, आजकल फेसबुक पे कहा जा रहा है कि अगर 500 रुपये का भी पेट्रोल होगा तो ये देश हित के लिए है। ये तो उनके मतलब सरकार के जो लोकप्रिय होंगे और जो सपोर्टर होंगे, वो तो 1000 रुपये भी होगा तो बोलेंगे कि हम उनको वोट देंगे ही। लेकिन अभी यूपी का जहाँ तक बात हो रहा है, वहाँ पे निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर बना है और लोग पसंद किए हैं कि दोबारा 35 साल के या 37 साल के बाद फिर दोबारा में कोई सत्ता में वापसी किया है, तो ये ऐतिहासिक तो जीत है ही है। और कहीं ना कहीं योगी जी के कामों से लोग खुश हुए हैं और उनका लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, उसके चलते फिर दोबारा वो सत्ता में है। जोगिंदर जी, आपने सुना कि अब ये जो महंगाई के, अब इसको लेकर के कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो आपके, अब जैसे उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सपोर्टर हैं, 500 रुपया अगर पेट्रोल हो जाता है तो लोग कह रहे हैं कि वो भी चलेगा, ये देश हित के लिए ठीक है। 200 रुपये का सरसों तेल बिक रहा है, आगे क्या बिकेगा भगवान जाने। देखिए, ये सब आप जो कर रहे हैं, ये 5 राज्य के जो चुनाव के परिणाम है, उसी को स्वरूप आपने भी बुलाए हैं। जी। हमको दे, अब इसका कोई मतलब लेकिन नहीं था। उन्होंने कहा कभी सर, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि स्मृति ईरानी सहित कई नेता, आपके बहुत सारे बड़े बड़े नेता महंगाई को लेकर के, पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर के सड़क पे बैठ जाया करते थे। इसलिए ये सवाल अब पूछना लग रहा है कि अब शायद आगे कभी महंगाई को लेकर के अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। नहीं, आपने बड़ा ही अच्छा शब्द रखा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में देखिएगा, हमने देखा है वहां पर जाकर के, एक राज्य में तो हमने गया था उत्तर प्रदेश में, मैंने लोगों को जो कहा करते थे महाराज इतनी महंगाई है, इतनी सब कुछ है, उन्होंने कहा कि क्या महंगाई है, यदि 500-1000 रुपये भी हो जाए तो राष्ट्र के प्रति जो नरेंद्र मोदी और आपको जो है जोगी जी ने दिखाया, जो शांति व्यवस्था, सारी व्यवस्था, सारी गरीबों के बीच में मकान से लेकर के गैस तक लेकर के सब कुछ इतना ने व्यवस्था कर दिए हैं कि जब हम उस राज को देखते हैं तो मैं भयभीत हो जाता हूं और फिर इधर आनंद हो जाता है। क्यों? आखिर जोगी जी जो कर दिए वो कोई नहीं करेगा। यही नहीं, महंगाई सब कुछ हो जाए, अभी तो महंगाई नहीं है, वो कहते कि हमको महंगाई नहीं है, सब कुछ हमको सरकार देती है, सरकार की व्यवस्था है, चारों तरफ से व्यवस्था होती है। वही नहीं, यदि ये भी व्यवस्था नहीं करे, अन्न पानी भी नहीं दे, मकान भी नहीं दे, आज जो शांति व्यवस्था मोदी जी ने कर दिया है, आज जोगी जी ने कर दिया है, यदि कितना भी महंगाई हो जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ही मैं साता में लाऊंगा, ये हो जाएगा। ये बात आप ठीक कहते हैं, बहुत लोग नहीं चाहते थे, हमारे लोग भी नहीं जानते थे कितना बहुमत वोट मिलेगा, लेकिन लोगों ने ठान लिया राष्ट्र के प्रति। हमने 200 लोगों से पूछा, मैं आपसे सच्चाई कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ये भी चाहता हूं, हम मोदी जी जोगी से कहेंगे कि इस राष्ट्र को, इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उन्होंने वो भी कहा। 200 लोग में 180 लोग, कहने का मतलब ये हुआ, ये मैं नहीं कहता हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग को जोगी मोदी जी ने किया है, अभी कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, स्पष्ट होनी चाहिए, ये अपने दिल दिमाग से हटा दे। ये भारत की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये जो है सो मौलाना हक की भूमि है। वैसा करने वाले जो बहादुर होंगे उसको पूजा बराबर होगी। कल सर मोदी जी भी संबोधित कर रहे थे, बड़ी प्रचंड जीत मिली है और मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे आपके दिल्ली मुख्यालय में थे, वो भी कि इस जीत को नशे में, मतलब कि घमंड में नहीं लेना है, इस जीत को, ये जनता की जीत है और एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब जो चीज़ आपने भी कहा, ये और भी कई लोग कह रहे हैं कि क्या कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये सवाल हम जरा और लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्या वो वक्त आ गया है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए?
देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात सिर्फ फेसबुक पे चलती है। हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, वो सिख हैं और अभी सभी भारत के रहने वाले हैं और सभी भारत के निवासी हैं। और प्रधानमंत्री आप ये कैसे भूल जाते हैं कि फेसबुक के माध्यम से कई सरकारें चली आती हैं और कई सरकारों की लुटिया डूब जाती है। हम मानते हैं कि सोशल मीडिया आज बहुत कुछ कर रहा है, ये हम बात को समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि यहाँ हर धर्म के लोगों का रहने का अधिकार है और ये सर्वधर्म के लिए ये भारत की भूमि बनी हुई है। जिस गंगा में हम स्नान करते हैं उसी गंगा में क्या मुस्लिम वो धर्म वक्त के आ लोग गया? मैं छोटा सा एक जवाब हमें चाहिए था, क्या वो वक्त आ गया है कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? नहीं, अभी इसकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को सम्मान बराबर का दिया जाता है। और इसलिए और हमारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे फिर ये हमारा एनडीए हो, ये गठबंधन तो चारों धर्मों के लोगों को जो है एक समान तरजीह देता है, समान मान सम्मान देता है। अब रही बात आप जिस डिबेट पे हम लोग हैं यूपी चुनाव का, तो ये तो आम जनता की जीत है, जनता की अदालत में जीत हुआ है और सारे लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं भाई। निश्चित रूप से जो है ये जातिवाद संप्रदायवाद से ऊपर उठकर ये राष्ट्रवाद की जीत है। इस चीज को सारी जनता आज जान चुकी है। सूरज जी, क्या अब वो वक्त आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? मुझे तो नहीं लगता है कि वैसा सरकार भी करने वाला है, क्योंकि अब कभी भी कोई भी नहीं सुना होगा कि मोदी जी के मुंह से ऐसा बात निकला हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बिल्कुल, ये भी सही बात है कि मोदी जी जब 2019 का जब चुनाव चल रहा था तो उसके पहले उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और जब सत्ता में आए थे उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, सबके विश्वास की भी ज़रूरत है। 125 करोड़ देशवासी हैं, सभी जाति धर्म से आते हैं। उनका कहना था कि सबके विश्वास के बिना आप चला नहीं पाएंगे। आपने अभी सुना, आपके सामने बात हुई, क्या वो वक्त आ गया है? सबसे पहले इस पर गुलाम हैदर साहब से ले लेते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए अब? नहीं, कभी नहीं बन सकता है। हालांकि योगेंद्र जी ने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी सभी लोग इसी में रहेंगे, कोई जाएगा नहीं। ये बात अलग है कि बिहार विधानसभा के एक विधायक ने कहा कि अब मुसलमानों से वोट लेने का अधिकार छीन लेना चाहिए। अब इस पर जोगिंदर जी जो बात कह रहे थे वो अंदर से छन छन के आ रही थी कि ये सेकुलर बात बोल रहे थे, कम्युनल बात नहीं बोल रहे थे। इसलिए इनको हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सेकुलर बात घुमा के गोल गोल कह दिया कि भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। ये गोल 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 नेताजी लोग कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है कभी कभी, और इस गोल गोल के चक्कर में जनता भी आ जाती है। आप बताइए, निकेश जी से जवाब लेंगे, क्या लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त आ गया है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात दूर है। अभी देश को शिक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, संयमित रहने की ज़रूरत है, विकास करने की ज़रूरत है। और हमारे मोदी जी, योगी जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज के समय में जब बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लाखों की संख्या में जब लोग होते हैं, उस मंच से ये कहते हैं कि 12वीं पास करने के बाद जब इंटरमीडिएट में आप दाखिला लेंगे तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा। अब शिक्षा की बात करना क्या आपको उचित लग रहा है? देखिए, जो लैपटॉप देने की बात करते हैं उन्होंने कभी शिक्षा का विकास किया ही नहीं। 12वीं पास करने के बाद इंटरमीडिएट, चाहे जितने की बाद अगर कोई लैपटॉप देने की घोषणा करता है या कोई लोलुपता वाली बात करते हैं तो लोलुपता से शिक्षा का विकास नहीं होता है। अगर शिक्षा का विकास करना हो तो अच्छा संस्कार चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, ट्यूटर चाहिए, अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए, अच्छा देश का विकास करने वाला चाहिए, तभी हम शिक्षित भी होंगे। शिक्षित केवल किताब से नहीं होता है, हम सामाजिक ज्ञान से भी शिक्षित हो सकते हैं, हम राजनीतिक ज्ञान से भी शिक्षित हो सकते हैं। आज पूरे देश को लेकर के जो मोदी जी चल रहे हैं, यह भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा विकास है, यह भी एक कर्म का बहुत बड़ा विकास है। उन्होंने जो विकास किया है उसी के आधार पर जनता ने उनको जनमत दी है और प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई है। 12वीं पास के बाद इंटरमीडिएट में जाने की तैयारी चल रही है। अब 12वीं पास के बाद इंटरमीडिएट की तैयारी चले, ये जो कह रहा है वो तो शायद शिक्षा का विकास नहीं कर पाया। वो कहना कि वो शिक्षित होगा ही नहीं। देश के गृह मंत्री ये बात कहते हैं, भरी मंच से भरी सभा में कहते हैं। योगेंद्र जी, इस तरह से हमारे गृह मंत्री जी उन्होंने कहा कि भाई 12वीं पास करने के बाद इंटरमीडिएट में जब आप जाएंगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा, सरकार हमारी देगी। अब वो लैपटॉप दिया जाएगा? देखिए, या ये भी एक चुनावी जुमला होगा? देखिए, जुमला नहीं है,
मैं आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके पार्टी के नेताजी जब पहली बार उन्होंने कहा था कि सबके खाते में, अब तो काले धन की चर्चा ही नहीं होती। काला धन बढ़ रहा है वहाँ पे, स्विस बैंक में काला धन कई गुना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। और बाद में उन्होंने कह दिया था कि वो तो चुनावी जुमला था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही के द्वारा देखिए जुमला की बात जो आप बोल रहे हैं ना, वैसा बात है नहीं। वो बड़े मेधावी लोग हैं, वो जो गृह मंत्री हैं, हमारे मोदी जी हैं, 12वीं पास करने के बाद इंटर किए। जोगी जी हैं, तेरी याद से खुशबू आती है, कलियों ने बताया है मुझको, इस दर्द में चाहत है कितनी, यह दिल ने बताया है मुझको। सबको हिंदू है या मुस्लिम, सिख कोई ईसाई, सबका मन है। वहाँ मुसलमान की औरतें भी कहती थी, मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पर डिबेट के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको घुलाने आया हूँ। मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, ये भाई हैं, ये हमारे साथ में चुनाव में रहे हैं। महाराज वो भी कहती थी कि आप लोग दोनों सरकार चला रहे हैं, कि हम दोनों वही ना बात करते अपनी ही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी सुरक्षा, मेरी गारंटी मेरे मोदी जी पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है, आप जो है सो गृह मंत्री जी पर है। और जो गृह मंत्री जी ने जो कहा, आपने लैपटॉप की बात कही, वो निश्चित भी लगा। और एक बात आपने और कहा है कि बोले थे कि आपको अकाउंट में पैसे जाएंगे 15 लाख रुपए। 15 लाख जाएंगे। 15 लाख ही नहीं, कम से कम आना शुरू किया, 4,000 तो आ रहे हैं, वो भी आएंगे। आप चिंता नहीं वो करिए। काले धन की चर्चा अब क्यों नहीं होती? जो ब्लैक मनी था, वो आपके बाबा रामदेव भी बड़े जोर शोर से चर्चा करते थे, उसकी चर्चा अब क्यों नहीं देखिए होती? चर्चा या काला धन है ही नहीं? ऐसा है कि नहीं, काला धन तो है, उस पर उनका ही है, लेकिन इतना ना कम समय में सरकार को चलाना है। दोबारा सत्ता में आप दोबारा सत्ता में आ गए जनाब। देखिए दोबारा सत्ता में आने के बाद सही 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, मैं आपसे वादा देता हूँ। वही नहीं, बच्चों को जो लैपटॉप हो रहे हैं, हमारे गृह मंत्री बोले हैं निश्चित मिलेगा, उससे फायदे हम बच्चों को नहीं देते हैं। जब एजुकेशन में उनको चाहिए, जब होने वाले विद्यार्थी को मैट्रिक पास करेंगे तो आवश्यक होती है, आवश्यकता होती है। बड़ी को बहुत गरीबी के कारण नहीं मिल पाता है, नहीं खरीद लो पाते हैं, और उनको मिलेगा। जो कहे हैं भाई साहब एकदम सही है। चलिए भाई, आज पे तो दुनिया टिकी हुई है। अब हम ये भी सुनते देखते हैं कि अगर वाकई गरीब जो बच्चे हैं, जो 12वीं पास करने के बाद इंटर में जब उनकी दाखिला होगा और उन्हें लैपटॉप मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गुलाम साहब हंस रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? ना वो बात जो उन्होंने वादा किया है, सरकार ने वादा किया है, तो उनके मैनिफेस्टो में होगा ना, तो उनको तो पूरा करना चाहिए। देखिए हमारे आपको भी लगता है कि 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए। देखिए हमारे नीतीश बाबू बिहार का एक मॉडल है, जो पूरे हिंदुस्तान को ये देना चाहते हैं कि हमको आइडियल बनाइएगा ना, तो हमको जब आइडियल बनाइएगा तो पूरा विकास जो है जिस तरह से बिहार का होगा, उत्तर प्रदेश का, मैंने 1900-2500 राज्य का विकास हो जाएगा, नीतीश बाबू को यदि आप अपना आइडियल बना लीजिएगा। चलिए ये गुलाम साहब का, हालांकि हमें लगता है शायद गुलाम साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए। यहाँ जनाब मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए क्या लगता है कि लैपटॉप मिलेगा? ये भी चुनावी जुमला है, और खास करके उन लोगों को जो 12वीं पास करके इंटर में परीक्षा शामिल होंगे। देखिए ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है लैपटॉप वाली बात, तो निश्चित रूप से जो बीजेपी का सोच है वो पूरा होगा। अब रही बात ये 12वीं के बाद इंटर की, तो मानवीय भूल जो है किसी से हो सकती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मानवीय भूल बस कोई बोल सकता है, हो सकती है मानवीय भूल। काला धन पे बोलना भी वो भी एक भूल ही था। ये मानवीय भूल है, ये हो सकती है। काला धन पे बोलना भी भूल था, लेकिन ये बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, ये काला धन पे है कि नहीं है ये बता दीजिए। क्या काला धन? काला धन इस देश का जो स्विस बैंक में जमा है, और 2014 के पहले और आज में कई गुना बढ़ा हुआ है, वो है कि नहीं है? काला धन है, और इस पे सरकार भी काम कर रही है, सरकार की व्यवस्था लेकिन कुछ बताना नहीं चाहती। अब एक सवाल पे हम लेके चलेंगे, योगेंद्र जी हैं, गुलाम साहब हैं, कि भले ही 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां 7 सीट लोकसभा की है और बाकी विधानसभा की सीटें हैं, 7 सीट लोकसभा की वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को देती है, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो वहाँ पे अंगूठा दिखा देती है। और आज एक मामूली 10 साल की पार्टी, 10 साल का भी समय नहीं हुआ, और 2 राज्यों में उसकी सरकार बन गई। क्या आपको नहीं लगता है कि अब आम आदमी
वो खोज रहा है कि जो आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि शिक्षा और मेडिकल, और उसको लेकर के केजरीवाल ने जो काम दिल्ली में किया उसका सीधा फायदा मिला है उसको पंजाब में। देखिए, आपने बड़ा ही प्रश्न अच्छा रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में अपना मैनिफेस्टो के अपने सिद्धांत को जो चला रहे हैं और जो उसको काम कर रहे हैं, वही काम पूरी राज्य में कर रहे हैं। अब रही बात की, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे पूरे भारतवर्ष में 5 राज्य की चुनाव थी, चुनाव हुए, परिणाम भी आए, परिणाम भी आपने देखा, सोचा कोई नहीं होगा, कोई नहीं सोचा होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरा 100% हम ले लें? हमारा अरे, कहने का मतलब ये, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। हमने 5 राज्य में 4 राज्य लिया, वहाँ है कुछ ऐसी व्यवस्था है, कभी कभी हमारी व्यवस्था वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ के लोग हो सकता है कि हमको याद नहीं करते हो, उनको याद कर लिए, 4 राज्य में हमको याद किए, वो भी समझा कि आने वाले समय में आपसे मैं निश्चित करता हूँ कि मैं दिल्ली भी ले लूंगा। वहाँ की जनता आने वाले समय में ये भी तो हो सकता है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए। के अब तो समय बताएगा, मैं खुला में नहीं कर सकता, ये समय बता सकता, ये समय बताएगा। गुलाम हैदर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से केजरीवाल, बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर उनका नहीं है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से उन्होंने स्वीप किया है, वहाँ पे सारे दलों को वहाँ के लोगों ने नकार दिया और दिल्ली का जो मॉडल है उसे पसंद किया है, क्या लगता है कि जो सुविधा वो आम आदमी, अब हर व्यक्ति उस पर सोचने के लिए मजबूर है? देखा जाए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भी जनता का फैसला, पंजाब में भी जनता का फैसला, दिल्ली में भी जनता का फैसला। जनता अपने मुफाद को देख ही के किसी को वोट देती है। अलग अलग राज्यों में मान लिया कि 7 सीट आपको बीजेपी को दिल्ली में मिली, लेकिन विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसका कारण ये है कि जनता ने सोचा कि इसी के रास्ते से हमारा विकास होगा। वहाँ की जनता वो सोचती है, लेकिन पूरे भारत की जनता दूसरा सोचती है और राज्यों की जनता दूसरा सोचती है। इसलिए जनता का अलग अलग बनावट भी है, अलग अलग लोग भी हैं, अलग अलग शक्ल भी है, अलग अलग विकास भी है, अलग अलग पढ़ाई लिखाई भी है। ना, हमें लगता है कि शायद निकेश जी, कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी बड़ा अच्छा अपना दिखाया है और वहाँ पे सरकार बना रही है, तो वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो या बंगाल की, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई 12वीं पर पास करने के बाद इंटर में दाखिला नहीं होता है। वो तो हमारे साथी ने बताया कि मानवीय भूल होता है ना, वो छोड़िए ना, टंग वो स्लिप हो जाता है, वो किसी से हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, आपसे भी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ शिक्षा बहुत आगे है, पंजाब में बहुत आगे है, तो वहाँ के लोगों ने समझा कि नहीं, आम आदमी पार्टी हमारे मूलभूत सुविधा जो शिक्षा और मेडिकल को लेकर के है, उसके लिए अच्छा काम कर। निश्चित तौर पे केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो काम किया है, जो बुनियादी, मैंने चर्चा की पहले भी, बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ और पानी हुआ, ये सब जो उनका जो विकास मॉडल दिल्ली में जो उन्होंने दिखाया है, निश्चित तौर पे उसका असर पंजाब के लोगों पे पड़ा है। और पंजाब जो कभी आतंकवाद से जूझ रहा था, आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो फन उठा रहे हैं। और केजरीवाल जी ने जो चुनाव में तो उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया कि भाई ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी जनता ने नहीं, ये इतना भी गिर के नहीं होना निश्चित तौर चाहिए पे कि स्तर किसी को गाली दे दे। चुनावी चुनाव में जो भाषा का स्तर है, निश्चित तौर पे गिर जाता है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए घातक है। आपकी क्या राय है? आप जरा बता दें कि जिस तरह से वहाँ केजरीवाल ने अपना परचम लहराया है, आपको लगता है कि वहाँ शिक्षित लोग हैं, बिहार में वो शिक्षा की थोड़ी कमी है, बंगाल में ये उत्तर प्रदेश में कमी है, और इसके हम यहाँ पे धर्म के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी मजहब के आधार पे बढ़ जाते हैं? देखिए, वहाँ की जो स्थिति है, हम शिक्षा पर तो उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वहाँ भाजपा की जीत हो या ना हो, लेकिन वहाँ के कांग्रेस के आतंक से लोग ऊब करके और तत्कालिक व्यवस्था में केजरीवाल जी को उन्होंने जन समर्थन दिया है, एक आधार शुरू किया है, आने वाला दिन हमारा होगा और हम लोगों की सरकार बनेगी। वहाँ जदयू की सरकार बनेगी? जी नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, अब एक अंतिम हमारा सवाल होगा कि जिस तरह से आज भी जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में,
तो बाहुबली आज भी कई सभी दलों ने खड़ा किया था। लगभग हिस्ट्री सीटर 12 की संख्या में थे वहाँ पे, लेकिन 10 लोग चुनाव हार गए। क्या अब जनता इन बाहुबलियों से अलग होना चाहती है? देखिए, हम आपसे बोले 90% 80% लोग राष्ट्र को चाहता है। हम बोले भारतीय जनता पार्टी है, मैं पहले राष्ट्र को देखूंगा, पहले राष्ट्र हमारा ठीक रहे, ये समझिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सब लोग 90% 80% लोगों ने राष्ट्र को देखा है कि वह राष्ट्र भारत में मजबूत रहे, इस पर उन्होंने दिया है। जहां तक अब बात कहते हैं जनता का, वहां तो प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि वाकई में न महंगाई, न कोई बात, न जात, न पात, न कुछ, परिवारवाद सबको झकझोर कर तोड़ करके उन्हें राष्ट्रवाद को, भारत माँ को हाथ को मजबूत किया है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ नहीं हूँ। दूसरे में भारतीय जनता पार्टी है, पहले मैं राष्ट्र को मैं मजबूत करूंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सोच करके उन्होंने दिया और विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया। लोकतंत्र को सही मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब लोग समझ गए हैं कि बहुत लोग आते हैं, झूठ साच बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो सो करती है। 125 करोड़ लोगों की बराबर बात करती है, करती ही नहीं है। मकान सब कुछ आपको फेसबुक पर वाट्सएप पर आता होगा, मोहम्मद की औरतें लड़कियां सब कहा करती थी यही भारतीय जनता पार्टी आई तो हमको घर द्वार सब कुछ मिल गया, अन्न पानी सब कुछ मिल गया। और क्या करके शांति, सबसे अन्न पानी को छोड़ दीजिए, शांति व्यवस्था हमें अकेले किसी में नहीं जा सकते थे, बाजार में नहीं जा सकते थे, स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया मोदी जी और जोगी जी, डर के बारे कोई बोलता नहीं था। तो अब राम राज्य की स्थापना होगी अब उत्तर प्रदेश में? अब किसी गोरखपुर के किसी होटल में किसी व्यवसायी की हत्या नहीं होगी? एकदम नहीं होगी। आप जान लीजिए कि जो पहले थे जोगी और स्ट्रॉन्ग लेंगे वो। अब रही बात की रिएक्शन में, तो कहीं हो जाते हैं, मतलब कहीं हो जाते हैं, कुछ हुआ करता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरल कभी ऐसा नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगा कि चोर चुहार डकैत बदमाश अपना रंगदारी दिखा सके। अब किसी योगेंद्र बाबू, अब किसी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद रात को 2 बजे बिना उसके परिवार की सहमति से अब लाश को नहीं जलाया जाएगा? एकदम ऐसा एकदम होगा। सही, जो सही निर्णय होगा वही होगा, जो भारतीय जनता पार्टी जो एक्ट के अनुसार में जो काम होंगे वही होंगे। चलिए, आपने देखा कि जो 5 राज्यों में और 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, उसी को लेकर के हमने यहाँ पे एक डिबेट शो बुलाया था। सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए। योगेंद्र जी पहली बार हमारे डिबेट में आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और गुलाम हैदर साहब जो ये बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, सूरज जी हैं और सारे लोग हैं इधर। लेकिन एक बात, 5 राज्यों में जो जीत मिली है, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को, ये जीत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। और ये एक जो कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी का जो जादू है वो अब समाप्त हो गया, बंगाल चुनाव के बाद ये बातें आई थी, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव के बाद से जो परिस्थितियां सामने आई हैं, जिस तरह से लोगों का समर्थन सामने आया है, उसमें ये बात स्पष्ट हो गया है कि मोदी का जो जलवा है वो अब भी बरकरार है। अब देखना है कि आने वाले 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय ये जलवा बरकरार रहता है कि नहीं रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बीच में जब थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई थी और ये उसके बाद ये जो जीत मिली है, इसका भरपूर सदुपयोग करेगी।